हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंडित लेखकों के अनुसार लिखी गई वर्ण व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति व्यवस्था, सवर्ण, दलित और आर्य और अनार्य। क्या आपको सही लगता है? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। किताब का नाम है बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखते हैं, पूर्व के भाषा और लिपि का अर्थ समय के अनुसार कैसे बदल जाता है, इसका आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। अभी तक इन शब्दों को लेखकों और राजनीतिक प्रोधों ने अपने स्वार्थ और दूसरे को नीचा दिखाने हेतु जमकर उपयोग किए हैं। अब आप स्वयं ही इस आर्य और अनार्य शब्दों का अर्थ देख सकते हैं। भारत की 2500 वर्ष पूर्व लिपि व भाषा, मतलब पाली शब्दावली में आर्य को आर्य और अनार्य को अनरियों के रूप में उच्चारण होता था। आर्य यानी आर्यों, आर्यों अठंगिको मग्यो। उस समय अठंगिको मग्गो यानी अष्टांगिक मार्ग को बोला जाता था, यानी 8 अंगों वाले मार्ग पर चलने वाला या फिर पालन करने वाला व्यक्ति आर्यो, आर्य, श्रेष्ठ, जानकार कहलाता था या बन जाता था। ये अठंगिको मग्गो यानी 8 अंगों वाला मार्ग क्या है? इसमें 8 मार्ग निम्न हैं। सम्मा वाचा अर्थात सम्यक वाणी, सम्मा कर्मंतो अर्थात सम्यक कर्म, सम्मा आजीवो मतलब सम्यक आजीविका, सम्मा व्यायामो अर्थात सम्यक प्रयत्न, सम्मा समाधि मतलब सम्यक एकाग्रता, सम्या सती अर्थात सम्यक स्मृति या फिर सजगता, सम्मा दिट्ठि मतलब सम्यक दृष्टि दर्शन, सम्मा संकल्प अर्थात सम्यक संकल्प। ये 8 मार्ग हैं। इस मार्ग पर जो चला वह आर्य कहलाया, तो इसको हम आर्य बोलते थे। अनार्य यानी अनरियो, जैसे कि हेनो, गंबो, पौथो, जनिको, अनरियो, अनथ, संगितो यानी हीन, गवार, नहीं जानने वाला, अनाड़ी, गलत संगति वाला अनार्यो या अनार कहलाता था, जिसको ग्रामीण भाषा में आज भी अनार्यो या फिर अनाड़ी बोलते हैं। आज़ादी के बाद भारत में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता वाली लिखित पहली और अंतिम संविधान बनी थी, जो भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू की गई थी। उसी संविधान के अंतर शैक्षणिक स्तर पर, गैर शैक्षणिक स्तर पर और परित्यक्त स्तर को देखकर 3 वर्गों की रूपरेखा तैयार की गई थी, जो निम्न प्रकार से है: सवर्ण वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलित आदिवासी वर्ग। इसमें से सवर्ण समाज को आर्य और पिछड़ा दलित आदिवासी समाज को अनार्य कहकर आज का भारतीय समाज या लेखक प्रचारित करने लगा है। आज के सवर्ण वर्ग में मुख्य रूप से आज की अगड़ी जातियां ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुछ राज्यों में बनिया और कुछ राज्यों में कुर्मी पटेल भी शामिल हैं। क्या ये आर्य हैं? और कुछ राज्यों में अशिक्षा और निर्धनता को देखकर पिछड़ी जाति का निर्माण हुआ था। उनमें मुख्य रूप से कुर्मी, यादव, बनिया आदि कुछ राज्यों में राजपूत शामिल हैं। क्या वे अनार्य हैं? समझ रहे हैं? खुद आपको हंसी आएगी कि एक जगह है राजपूत आर्य है और दूसरी जगह है अनार्य। एक जगह कुर्मी आर्य है और दूसरी जगह है अनार्य। एक जगह बनिया आर्य है, दूसरी जगह है अनार्य। क्या ऐसा हो सकता है? यह सवाल है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में यहाँ के लेखक और पंडितों के द्वारा ऐसे बहुत ही
अतार्किक और विद्वेषपूर्ण बातों का जिक्र मिलता है, जिसका भारतीय समाज के अंदर कुछ धनाढ़ और बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा काफी पूर्व से प्रचारित व प्रसारित किया जाता है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं लेखक और पंडित गण द्वारा समय समय पर समाज के अंदर आध्यात्मिक ग्रंथों और साहित्यिक किताबों या शैक्षणिक किताबों के माध्यम से समाज के बीच परोसने का काम किया गया है। आज भारतीय समाज की शिक्षित पीढ़ी इन आध्यात्मिक ग्रंथों और साहित्यिक किताबों के माध्यम से खुद या समाज के बीच लोगों को दिग्भ्रमित कर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ऋषियों और ऋग्वेद को प्राचीन साबित करने के चक्कर में बतौर औजार री का आविष्कार हुआ। री के आविष्कारक ने री का आविष्कार तो बहुत बाद में किया, लेकिन उसे री को बहुत प्राचीन साबित करना था। री को बहुत प्राचीन साबित करने के लिए आविष्कारक ने एक साजिश रची और उसे बगैर सोचे समझे इसे ले जाकर वर्णमाला के स्वरों में बैठा दिया। री को वर्णमाला के स्वरों में उसने इसलिए बैठाया कि यह कहा जा सके कि यह बहुत प्राचीन ध्वनि है और यह तब की है जब इसका उच्चारण स्वर की भांति होता था, मगर री का उच्चारण स्वर की भांति कभी नहीं होता था। सबूत भी है, इसमें स्वर का कोई गुण नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। री का आविष्कारक ऋषियों और ऋग्वेद को कई मामलों में आधा अधूरा बहुत प्राचीन साबित करने में सफल तो हो गया, मगर दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। आज सभी भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि री का उच्चारण बहुत प्राचीन काल में स्वर की भांति कैसे और कहाँ होता था हमें नहीं पता। अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि री प्राचीन ध्वनि नहीं है, तो जाने क्यों भाषा वैज्ञानिक इसे प्राचीन मानने पर तुले हुए हैं। लिपि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमारी पूर्व की पाली प्राकृत और पाली वर्णमाला में था ही नहीं, तो फिर इसके पहले ऋग्वेद लिखे जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ऋग्वेद में चर्चा की गई प्रमुख नदी सिंधु है, उसमें इसका बार बार उल्लेख है। सिंधु नाम गुप्त काल या 8वीं शताब्दी से पहले किसी भी अभिलेख में नहीं मिलता है। अब आप ऋग्वेद का काल तय कीजिए, तब आप कह सकते हैं कि री मौखिक रही होगी, मगर आप सिर्फ री को मौखिक क्यों और कैसे मानिएगा, जबकि उसके पहले हड़प्पा लेखन के लगभग 400 नमूने हैं। अशोक के अनेक अभिलेख उपलब्ध हैं तथा शेष स्वर व्यंजन मौजूद हैं। वेदों की रचना के बाद ही न अस्तित्व में आई होगी चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी जैसी जातियां। ब्राह्मण द्वारा लिखे गए ग्रंथ पुराण का पुराना पुराण अर्थात एकदम प्राचीन काल का नामकरण किए जाने के पीछे भी वही मनोविज्ञान रहा होगा जो नए मंदिर को प्राचीन बताए जाने के पीछे कर रहा है। भारत का प्रामाणिक इतिहास ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व से मिलना शुरू हुआ है, जो काफ़ी तथ्य और प्रमाण के साथ मौजूद हैं। अब आप स्वयं ही ईसा से पूर्व 600 वर्ष से ईसा बाद 800 वर्ष के बीच के यानी 1400 वर्षों के इतिहास को देख और समझ सकते हैं। प्रथमतः ईसा से 600 वर्ष पूर्व में पठन पाठन हेतु तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसमें ज्ञान विज्ञान के अलावा धर्म ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। द्वितीय ईस्वी सन के आसपास नालंदा में खगोल शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, धर्मशास्त्र के पठन पाठन हेतु भारत के साथ साथ अन्य देशों के विद्यार्थी आते थे। वहाँ इन सब को पढ़ने और रहने के साथ साथ पूजा स्थल की व्यवस्था आज भी खुदाई में मिली है। अब आप
इसी बातों से अनुमान लगाएं कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर अपने अपने देश लौटने और विद्यार्थी इसी नालंदा के ज्ञान और धर्म को लेकर आज भी नालंदा और भारत की बुद्ध संस्कृति शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में तीसरा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ करता था। आज जब तीनों विश्वविद्यालय की खुदाई की गई तब हर जगह सभ्यता और संस्कृति की समानता देखने को मिली है और जो समानता है बौद्धिक धर्म की और बौद्धिक अनुयायियों की, यानी उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं थी। काल्पनिक कर्मकांड कहीं मिलता ही नहीं है, मिलता है तो सिर्फ बुद्ध और बौद्धिक सभ्यता। कुछ पाठकगण व्यूअर्स कहते हैं कि ये सभी बौद्धिक ज्ञानपीठ था तो बुद्ध और बौद्धिक सभ्यता मिलेंगे ही, परंतु मैं जब उनसे पूछता हूँ कि अब आप अपनी ब्राह्मण सभ्यता वाली ज्ञानपीठ बताएं जहाँ ब्राह्मण सभ्यता और संस्कृति की पढ़ाई होती है और वह जगह कहाँ है जहाँ खुदाई में उसका अवशेष मिला है। इस पर सभी ब्राह्मण भक्त मौन हो जाते हैं। ईसा से पूर्व तक्षशिला, ईसाबाद, नालंदा और विक्रमशिला के अंदर आज खुदाई में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी लोगों के पूजा ध्यान हेतु बुद्ध की मूर्ति मिली है। जिन भाइयों को इसका प्रमाण देखना है तो वो आज भी जाकर देख सकते हैं। आज भारत की उस बुद्ध संस्कृति से भारत के अलावा जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, तिब्बत, सिंगापुर, अन्य देश काफ़ी प्रभावित हैं। आज उन सभी देशों में सिर्फ भारत की बुद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इससे साफ पता चलता है कि भारत के अंदर विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी से पूर्व कभी भी मनुस्मृति या ब्राह्मणवाद या कर्मकांड का नामो निशान नहीं था। ये सभी विक्रमशिला के बाद की उत्पत्ति है। प्राचीन भारतीय सभ्यता का पुरातात्विक दृष्टिकोण से प्रमाणिक काल ईसा पूर्व से 600 से लेकर ईसा पूर्व 3500 ईस्वी तक रहा, क्योंकि पुरातात्विक विभाग के पास इस काल के काफ़ी अवशेष मौजूद हैं जिनसे मानव सभ्यता के विकसित होने का काफ़ी पुख्ता सबूत मिलता है। परंतु उस काल के लोग कौन सी धर्म संस्कृति को मानते थे या कौन सी लिपि और भाषा को व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाते थे आदि तथ्य आज तक किसी भी पुरातात्विक विशेषज्ञों को सही पता नहीं चल पाया है। केवल अनुमान के आधार पर विभिन्न इतिहासकार अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। फिर भारतीय संस्कृति के इतिहास लिखने वाले लेखकगण कैसे ज्ञात कर लिए कि ब्राह्मण संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व की है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि क्या वर्ण व्यवस्था या फिर ब्राह्मण व्यवस्था उस समय थी या नहीं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।